उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून की बात करेंगे, जहां पर देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को चार धाम के लिए हेली सेवा पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दे दिए हैं। चार धाम में लगे सभी हेली ऑपरेटरों एवं पायलटों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में उड़ान अनुभवों की जांच होगी एवं सभी हेली ऑपरेटरों के साथ बैठक के बाद ही पुनः हेली सेवा को सुचारू किया जाएगा। राज्य में अब हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय और सुरक्षित संचालन के लिए देहरादून में एक कॉमन कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें DGCA और आपदा विभाग, सिविल एविएशन, यूकाडा, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर कंपनी के अधिकारियों की तैनाती होगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के दौरान दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सचिव गृह उत्तराखंड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है और ये कहा है कि जल्द से जल्द ये समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें DGCA, यूकाडा, नागरिक उड्डयन विभाग, भारत सरकार, ATC के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेंगे। ये समिति जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मानक प्रचालन नियमावली का प्रारूप बनाएगी। सबसे पहले तो जो दुर्घटना में इनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हुए अभी 1 महीना कुछ दिन ही हुए हैं और 5वीं हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई है, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जो अत्यंत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए पूरी तरह से उत्तराखंड की भाजपा सरकार की लचर व लापरवाह हवाई सेवा नियमावली है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रदेश में चल रही हेली सेवाओं के बारे में उन्होंने राज्य सरकार से प्रदेश में एयर ट्रैफिक कंट्रोल नियमावली कड़ाई से लागू करने की मांग की थी और बाकायदा इस बात पर पार्टी द्वारा सख्त आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि हेली कंपनियां पैसा कमाने की आपाधापी में और प्रतिस्पर्धा में नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं, जिससे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वो हेली सेवाओं के मामले में सख्ती से और ट्रैफिक नियमावली को लागू करवाएं व यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। ये 5वीं घटना है, अभी 1.25 महीना अभी चार धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। ATC का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है, सेफ्टी के ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है,
क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि सख्त निर्देश दिए गए हैं एटीसी के नियमों का पालन करने के लिए और सेफ्टी ऑडिट्स के सख्त नियम हेली कंपनीज को दिए गए हैं। उसके बावजूद 2 दिन के अंदर फिर एक क्रैश हो जाना और 7 लोगों की जान चले जाना बड़ा दुखदाई है। राज्य के अंदर किसी प्रकार से शासन प्रशासन का मैं समझता हूं नियंत्रण इन कंपनीज के ऊपर नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री जी की जो चेतावनी है वो बंदर घुड़की के तरह साबित हो रही है, कोई असर उसका नहीं हो रहा है। इस प्रकार से अगर लोगों की जानें जाती रहेंगी, यात्रियों की जानें जाती रहेंगी, बड़ा दुखदाई है। सरकार को इस पे तत्काल सख्त नियमावली बनानी चाहिए और हेली कंपनीज पर नियंत्रण करना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। गोदियाल ने यह भी कहा कि 40 दिन के अंदर हेलीकॉप्टर की 5 दुर्घटनाएं होना दुखदाई है और इसका हमारी यात्रा के स्कोप पर विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। सरकार हेली सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियां और नियम कानून को सख्त करे। उन्होंने कहा कि यह हादसा करीब 5:30 बजे के करीब हुआ और सवाल ये है कि क्या हेलीकॉप्टर का उड़ना नियमानुसार था, ये परखा जाना चाहिए और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी यूकाडा है उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार को तत्काल इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। केदारनाथ यात्रा में यात्रियों के परिवहन के काम में लगे हुए हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार आया है। बहुत ही दुखद समाचार है और ये बताया जा रहा है कि करीब 5 यात्री या 5 लोग उसमें हताहत हुए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने के लिए, क्योंकि उनके प्रिय परिजन उनसे बिछड़े हैं, परमेश्वर उनको उस दुख को सहने की शक्ति दे। ये बहुत ही दुखद है और खास करके 40 दिन के अंतराल में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं होना, ये बहुत ही दुखदाई है और निश्चित रूप में हमारे यात्रा के स्कोप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना निश्चित है। मैंने पहले भी कहा है और आज दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार इन हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन करने वाली जो कंपनियां हैं और इसमें जो नियम कानून है हेलीकॉप्टर को संचालित करने के लिए, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज को थोड़ा टाइट करे और ये देखे कि ये हेलीकॉप्टर नियमानुसार चल रहे हैं कि नहीं, इनकी जांच हो रही है कि नहीं, ये तकनीकी रूप से ठीक है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक है देखना। मैंने सुना कि आज की दुर्घटना 5:30 बजे के आसपास हुई। क्या 5:30 बजे हेलीकॉप्टर का उड़ना नियमानुसार था या नहीं था, इस बात को भी परखा जाना चाहिए। तो ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जो हो गया उससे सीख लेते हुए सरकार आगे इस जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी और हमारा जो डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का यूकाडा, ये इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड में लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं और अगर इस प्रकार की बातें रोज रोज होती रही तो निश्चित रूप में लोगों के आने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जिसका अंततोगत्वा असर यात्रा पर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि तत्काल, मैंने पहले भी कहा और आज दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि सरकार दोबारा इन जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज हैं, इनको बुलाकर और क्या गलत है, कहां पर गलत हो रहा है, 40 दिन में 5 जगह दुर्घटनाएं होना, 5 दुर्घटनाएं होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर बहुत गंभीरता से सरकार विचार करे। वहीं इस हादसे को लेकर सीईओ यूकाडा सोनिका ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हेली उड़ानों को बेहतर समन्वय के लिए कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना कर दी जाएगी और भविष्य में सिक्योरिटी के और इंतजाम किए जाएंगे। एआईबी की टीम भी जो है वो आने वाली है और साइट पे जाएंगे, डीजीसीए की टीम भी जाएगी साइट पे और क्या कारण रहे उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।
इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पे सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे DGCA, AIB सभी के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाने का, जिसमें कि सभी विभाग सेफ्टी या जो चाहे सुरक्षा वाले हो गए, चाहे मेट वाले हो गए, चाहे हमारे DGCA के हो गए, यहाँ पे एक बनाया जाएगा, जिससे एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये सारे हेली ऑपरेशन करे जा सकें। जो टेरेन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है, और पहले जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं काफ़ी सुचारू रूप से चलते आए हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी के लिए ये पूरी की पूरी जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि जब केदारनाथ जी से उड़ा जाता है तो हमारे जो कैमराज हैं उनकी पहले वो कैमराज देखते हैं, वेदर चेक करते हैं, तभी मूवमेंट करते हैं। और उसी तरह से नीचे जो हेलीपैड्स बने हुए हैं जहाँ उनका ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ से भी इसी तरह से मॉनिटरिंग चलती है। तो मैम इसमें क्या कुछ रहा, जैसे कि मॉनिटरिंग होगी, मौसम साफ दिखा होगा जब जहाज उड़ा होगा सुबह 5:30 बेसिकली बजे? वो क्योंकि वहाँ बादल का जो मूवमेंट है, मतलब वो बहुत सडन मूवमेंट होता है, और ये चाहे आप पहले भी बहुत बार होता आया है कि वेदर क्लियर होता है, लेकिन वैली क्योंकि काफ़ी नैरो है और वहाँ पे मूवमेंट जब होता है तो बादल कभी कभी बहुत सडन आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि मैंने कहा टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है और मूवमेंट जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। फ्यूचर में क्या कुछ कठोर कदम उठाने जा रहा है एविएशन कंपनियों पर युगांडा, या कुछ और नए? जैसे आज जो बैठक हुई थी उसमें DGCA के DG साहब भी थे और सेक्रेटरी मोका भी थे, और CM साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, और वहाँ से भी और यहाँ से भी यही इंस्ट्रक्शन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी ऑपरेटर जो है जो SOP का अनुपालन नहीं करता है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। DGCA और AIB। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों के साथ साथ सड़क हादसों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल भी कर्णप्रयाग के थराली क्षेत्र में कुलसारी आलकोट माल बजवाड़ मोटर मार्ग पर भी नोना गांव के समीप एक कार चालक के नियंत्रण से बाहर होकर कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कार में 2 लोग सवार थे और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान 54 वर्षीय दर्शन राम निवासी पास्तोली और 62 वर्षीय दिनेश चंद्र जोशी के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी है। तो सड़क हादसों को लेकर अगर बात की जाए, सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इसमें 22 फरवरी की अगर बात की जाए तो 22 फरवरी 2022 को चंपावत में गहरी खाई में वाहन गिरा था। हादसे में वाहन में 14 लोग सवार थे, उन 14 की मौत हुई थी। 4 अक्टूबर 2022 को पौड़ी में भीषण सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 33 बारातियों की दर्दनाक मौत हुई थी। 2 अप्रैल को 2023 में मसूरी देहरादून मार्ग पर पूरा एक हादसा पेश आया, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उत्तराखंड में ये बड़े सड़क हादसे हैं जो हुए हैं। और आपको बताएं, जो पिछला अब 2023 के हादसे की बात की गई तो उस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और 38 लोग घायल हुए थे। 8 अक्टूबर 2023 कालाडूंगी में खाई में एक बस गिरी थी। बस में सवार 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी के साथ 12 जून 2024 को गंगनानी में बस हादसे का शिकार हुई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई, 26 लोग इसमें घायल हुए थे। इसी के साथ 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर नदी में गिरा था। हादसे में 16 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। 20 अगस्त 2024 को गंगनानी में बस खाई में गिरी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 27 इसमें घायल हुए थे। इसके बाद अल्मोड़ा में हादसा हुआ, 36 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। लगातार उत्तराखंड में बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि सड़क हादसों को लेकर और क्या कुछ जानकारी है। 2024 में उत्तराखंड में 1594 सड़क दुर्घटनाएं पेश आई हैं इन टोटल, जिनमें से 983 लोगों की जान गई और 1427 से अधिक लोग जो है घायल हुए। इनमें आपको बता दें कि 1353 हादसे तेज गति और लापरवाही से संबंधित थे। तो यहाँ कारण बताए जा रहे हैं। 2023 में 1691 सड़क हादसे इन टोटल पेश आए और
1054 लोगों की मौत हुई और 1488 लोग घायल हुए। देहरादून में 2023 में 481 हादसे पेश आए, जिसमें 201 मौतें हुई, 397 लोग घायल हुए। तो ये सड़क हादसों का ग्राफ है। इसके बाद हल्द्वानी 2023 के पहले 9 महीनों में 463 हादसे इन टोटल पेश आए, जिसमें से 297 मौतें पेश हुई। राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केदारपुरम स्थित महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र में एक सप्ताह चलने वाले योग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं प्रतिभागियों के साथ लगभग 40 मिनट तक योग अभ्यास किया। इस शिविर में महिला कल्याण केंद्र की महिलाएं, शिशु निकेतन के बच्चे और अन्य स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ बनाता है। उन्होंने कहा, यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी हम समाज और देश की सेवा कर सकते हैं। रेखा आर्य ने युवाओं के सर्वांगीण विकास में योग की भूमिका को अहम बताया और कहा कि योग हमारे देश के मानव संसाधन को कुशल और सक्षम बनाता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत के अमृतकाल के दौरान पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शहीद दुर्गमल मंडल एवं श्रीदेव सुमन नगर मंडल में किया गया। देहरादून में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत सैन्य हथियारों का आयात करता था, जबकि अब समय ऐसा है कि हम सैनिक हथियारों के निर्यातक के तौर पर लगातार उभर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट पर भी भारत अग्रणी है और अब देश के प्रत्येक युवा, महिला, बुजुर्ग के हाथ में डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई जैसी अहम जिम्मेदारियों को स्वयं संभाले हुए है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धारा 370 और 35A को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरुंग, मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत सहित अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम का स्थापना दिवस इस वर्ष भी भारी उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस पर सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहा ताकि व्यवस्था में कोई कमी ना रह सके। पिछले वर्षों में मेले के दौरान लगने वाले जाम को देखते हुए हल्द्वानी शहर से कैंची धाम की ओर जाने वाले भक्तों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थलों में रोककर शटल सेवा से मंदिर तक पहुंचाया गया। वहीं स्वास्थ्य विशेष सेवाओं को मौके पर अलर्ट किया गया था। कैंची धाम महोत्सव के संबंध में श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था के लिए लगभग 300 के करीब बसें और 300 के करीब मैक्स वाहन चल रहे हैं हल्द्वानी काठगोदाम से, और जो भीमताल, भवाली, नैनीताल से शटल सेवा संचालित की गई है। वाहनों पर स्टिकर लगाए गए हैं जहां से वो चल रहा है और निर्धारित किराया भी लिस्ट भी उस पर चर्चा की गई है, जिससे श्रद्धालुओं से कोई ओवर चार्जिंग ना हो सके। और हम भी लगातार इसकी निगरानी और सारे विभाग मिलकर 10 बजे का वो 43,000 के आसपास है जिन लोगों ने बाबा जी दर्शन कर लिए हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि लगातार सुगम दर्शन हो और किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, यही हमारा प्रयास है और लोग आसानी से दर्शन कर भी पा रहे हैं। लगातार मूविंग है, जो लाइन है श्रद्धालुओं की वो मूविंग है और शटल की वो ज़्यादा गाड़ियाँ उस पर व्यवस्था सभी बहुत स्मूथ चल रही है। जो यात्री आ रहे हैं बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। इसका सारा जो श्रेय है हमारी पूरी टीम को जाता है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के जितने अधिकारी हैं इन्होंने खड़े होकर यहाँ पर रहेगा। और दूसरा ये भी है कि जो भक्तजन है वो इतना संयम और कुछ सालों से तादाद नीचे वालों की ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर आने वालों की, दर्शन करने वालों की। ठीक है भाई, महाराज जी की इच्छा है, ये सब महाराज जी की जिस पे कृपा है वही आएगा, है ना। और वैसे जी इस भंडारे का आयोजन करते हैं, स्वयं व्यवस्था देखते हैं, सब व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की हुई है। अब वही देखिए कितना अच्छा देखिए श्रद्धालु तो हमें तो उम्मीद थी 4-4.5 लाख की, अब देखते हैं क्योंकि प्रशासन का थोड़ा सा सख्ती ज़्यादा है, मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है। 4 दिन बटेगा और भी दिन बटेगा, 3 दिन बटेगा प्रसाद जो है ना,
सब इच्छा महाराज जी की है। बाकी आप, मेरा प्रदीप लखनपाल है, मैं नोएडा से आता हूँ। कृपा महाराज जी की है, हर 2 महीने में 1.5 महीने में आ जाता हूँ। हम तो पहली बार आया हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ, हरियाणा फरीदाबाद। आपने क्या मान्यता यहाँ पर सुना है? मान्यता यह है कि मैं दर्शन करने आया हूँ पहली बार, तो भगवान जैसा बुलाता रहेगा हम आते रहेंगे, और बाकी जोशा उत्साह सब बढ़ता रहे, चलता रहे। हम इंदौर से आए हैं। पिछले साल इसी वर्ष इसी दिन हम पहली बार आए थे। मेरा जन्मदिन 15 जून पे आता है बाबा की कृपा से, तो पिछले साल हम पहली बार आए थे। तो बाबा के चमत्कार बहुत हुए जीवन में, कई मोड़ हुआ। इस साल भी मेरा आना नहीं था, ट्रेन छूट गई थी लगभग, और बाबा के उससे मिल गई और आए। और बाबा के कई चमत्कार हमारे जीवन में परिवर्तन भी हुए हैं, और तब से हम अभी तक 5 बार आ चुके हैं। और ये मेरे भाई हैं, इनकी भी नौकरी भी यहीं से लगी है, इनकी भी। और बाबा की बहुत कृपा है। हम तो चाह रहे थे यहाँ सेवा देने का मौका मिले, लेकिन नहीं मिल पाया, और बाबा की बहुत कृपा है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल भगवान है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ बरेली कमिश्नर रहे, उनके यहाँ हमारे यहाँ आते थे बाबा जी। और हम लोग बाबा की फैमिली से, आज से क्या, मैं जब पैदा हुआ हूँ तब से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। और मुझको आते 30 साल करीब हो गए यहाँ बाबा के यहाँ कैची धाम। और बाबा के अकबरपुर गाँव जाता हूँ, करौली जाता हूँ फरुखाबाद के पास। हनुमान सेतु लखनऊ में बाबा की मूर्ति लगी है, मेरे फादर ने जयपुर से आके लगवाई थी। मानू प्रताप सिंह मेरे फादर का नाम है। और व्यवस्था कैसी है प्रशासन? बहुत अच्छी प्रशासन की सब व्यवस्था रही, इस साल पिछले साल से अच्छी रही। जी सर, मैं शिवनाथ सिंह साथ के इटावा से आया हूँ, और मैं 30 वर्षों से यहाँ रहा हूँ। मुझे बहुत असीम कृपा है बाबा जी के, पूरा विश्वास है। मेरे लड़के को माँ ने 15 जून को नौकरी दी थी BARC में, और उसके बाद उसने नौकरी छुड़वाई, और छुड़वाने के बाद मुझे अधिकारी बना दिया दूसरी नौकरी में 15 जून को। अच्छा, 30 वर्ष। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा की है और कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ पंचायत चुनाव को लड़ने का काम करेगी। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में बहुत आक्रोश है और लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की है। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि ये आरक्षण किस तरह से लागू किया गया है। पंचायत चुनाव की घोषणा जो है सरकार ने की है। कांग्रेस चुनाव को लेकर के गंभीर है। हम पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में लोगों में जो है बहुत आक्रोश है। लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में शिकायतें भी दायर की है। अब उन शिकायतों का जब निस्तारण होगा उसके बाद पता चलेगा कि ये आरक्षण किस तरीके से लागू किया गया है। पंचायत चुनाव की घोषणा। देहरादून जनपद के त्यूनी थाना क्षेत्र में आर्मी जवान के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई बर्बर पिटाई को लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने विकासनगर में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और SSP अजय सिंह से दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि 18 जून तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता थाना त्यूनी का घेराव करेंगे। हाथ कांगड़ को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, और देखने के बाद ही मैंने संज्ञान लिया। पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ आर्मी के जवान के साथ बर्बर व्यवहार करने का काम किया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते घोषणा कर। मैंने इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से लेकर के SSP तक सभी अधिकारियों को पत्र लिखे हैं और कहा है कि जो बर्बरता पुलिस ने त्यूनी में की है, यदि इस पर तत्काल प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से 18 तारीख को हम त्यूनी के अंदर थाने का। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।